हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 का हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इसका लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय नहीं अभी तक देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ पे लिंक को क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। ठीक ना, अवतल दर्पण बोल रहा है तो अवतल दर्पण तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से होता है। तो अवतल दर्पण, ठीक। अब बोल रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र, तो हम लोग जानते हैं। देखिए ये होता है वक्रता केंद्र, ये होता है फोकस, ये होता है ध्रुव। और अनंत यहाँ पे वक्रता केंद्र से पहले इधर हो गया क्या? अनंत हो गया। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंत के क्या बोल रहा है? बीच रखी हुई वस्तु का। तो ये देखिए यहाँ पे ए और बी जो है ये क्या है? यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ, ठीक ना। तो बोल रहा है कि इससे ये इस दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ, यानी इससे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा ये हमको बतलाना है, ठीक ना। तो देखिए ये है ए बी, क्या हो गया? वस्तु हो गया। अब यहाँ से एक समांतर किरण जाएगी, ठीक ना, यहाँ से टकराएगी, या अवतल दर्पण से टकराया, टकराने के बाद ये क्या होगा? फोकस से गुजरेगा। देखिए ये यहाँ पे गुजर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? गुजर रहा है। अब जो दूसरी किरण है यहाँ पे फोकस से होके ही गुजरेगी, फोकस से ही जा रही है और यहाँ से टकरा कर ये इधर आ गई। अब ये दोनों को देखिए कहाँ कट हुआ? ये दोनों देखिए जो किरण आ रही थी दोनों का कट कहाँ हुआ? यहाँ पे ना। तो यही हो गया इसका प्रतिबिंब, यहीं पे बना है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे, यानी कि ये ए डैश और बी डैश क्या हो गया? वस्तु का क्या हो गया? इसका क्या हो गया? ये प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ पर से देखिए आप लोग लिख लीजिएगा कि ए बी वस्तु है जिससे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। ये ए बी वस्तु है जिससे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। वास्तविक बना है उल्टा है वस्तु से छोटा। देखिए वास्तविक यानी कि हम देख रहे हैं कि इधर ही बना है। अगर ये इधर चला था ना, इधर चला था, तब क्या होता है? इसको काल्पनिक बोलते हैं, यानी दर्पण से पीछे बनता तब बोलते हैं उसको काल्पनिक या आभासी। लेकिन दर्पण के इधर ही बना है, जिधर वस्तु था उधर ही प्रतिबिंब बना है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वास्तविक बोलेंगे। और उल्टा बना है, देखिए वस्तु ऊपर था तो इसका प्रतिबिंब किधर बना? नीचे में बना, यानी उल्टा बना। अगर ऊपर ही बनता तो क्या बोलते हैं? सीधा बना। लेकिन उल्टा नीचे उसका बना है इसलिए उल्टा बना। वस्तु से छोटा है, देखिए वस्तु कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, लेकिन ये देखिए प्रतिबिंब जो है छोटा बना है, ठीक ना। तो ये पहला का आंसर था, समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। तो आप लोग को ये चित्र जो है ये दोनों बुक में दिया हुआ रहेगा, लेकिन इतना नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये वस्तु दिया हुआ रहेगा और ये वस्तु दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए पहला है यानी कि ए में और ये बी में। तो ए में देखिए है एफ और सी, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है वस्तु। और यहाँ पे देखिए फोकस और वक्रता, यानी कि यहाँ पे वक्रता केंद्र पे है, वक्रता केंद्र पे है वस्तु, ठीक ना। तो चलिए पहला हम ये वाला देख लेते हैं। तो ये देखिए जब हम लोग जब फोकस और वक्रता केंद्र के जब बीच में हम लेते हैं वस्तु, तो यहाँ से तो पहले देखिए हम एक किरण गुजारेंगे, तो यहाँ से ये अवतल दर्पण से टकरा कर फोकस से निकलेगा, ठीक है। अब दूसरा तो हम लोग जानते हैं कहाँ से गुजरता है, फोकस से ही निकलता है और ये टकरा के इधर है। तो यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ पे देखिए जब जाएगा यहाँ पे ये वाला और ये वाला, देखिए यहाँ पे कट किया, तो जहाँ पे कट करता है ना, हम लोग पहले चित्र में देखे हैं ना, पहला क्वेश्चन आंसर में, तो जहाँ पे कट करता है वही उसका क्या हो जाता है? प्रतिबिंब हो जाता है। तो यानी कि ए डैश और ये बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, यानी कि ए बी का ये प्रतिबिंब हो गया यहाँ पे ये। तो अब देखिए कहाँ पे प्रतिबिंब बना? तो वक्रता केंद्र से पहले, वक्रता केंद्र से पहले ना बना है। और देखिए वस्तु देखिए कितना छोटा है ना, और इसका प्रतिबिंब देखिए बड़ा बना है। अच्छा, वस्तु का प्रतिबिंब देखिए, वस्तु का जो मतलब ये है, वस्तु जो है ये कहाँ पे? ऊपर में है। और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है? नीचे बना है, यानी कि उल्टा ना बना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए लिखिएगा इसका कि ए बी वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी हुई है। देखिए ए बी जो वस्तु है सी तथा एफ के बीच रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी तथा अनंत के बीच बन रहा है, ठीक ना। ये सी हो गया और इधर हो गया अनंत, तो सी और अनंत के बीच बन रहा है। अब देखिए इसके आगे देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा है। देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है उल्टा बना है, यानी कि वस्तु ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ठीक है। वास्तविक है यानी कि जिधर वस्तु है उधर ही बना है ना, इधर आईना के समझिए, ये जो दर्पण है ये आईना है, समझिए अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण के इधर ही बना है वस्तु, तो इसलिए ये वास्तविक है। अगर हाँ इधर आ जाता यानी कि दर्पण से पार हो जाता इधर में, तब उसको क्या बोलते हैं? आभासी या तो काल्पनिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बना? वास्तविक बना।
और वस्तु से बड़ा बना। देखिए वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब इसका देखिए कितना बड़ा बना, तो ये वस्तु से क्या है, बड़ा बना। अब चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए ये है क्या, वक्रता केंद्र पे दिया हुआ है वस्तु, ठीक ना। तो ये एक इस तरह से गुजरेगा और यहाँ से फोकस से निकलेगा। फिर दूसरा को गुजारेंगे फोकस से, तो ये कटेगा कहाँ पे, यहाँ पे आके दोनों कटेगा। यानी कि जहाँ पर प्रतिबिंब था, सॉरी जहाँ पे वस्तु था वहीं पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब भी उसका बन जाएगा। देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही क्या बना है, प्रतिबिंब भी बना है। और क्या बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है और वस्तु के बराबर बना है। यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बना। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए कि ए बी वस्तु सी पर रखी हुई है, ठीक ना। ए बी वस्तु जो है, ए बी जो वस्तु है सी पर रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी पर ही बना है। ए डैश बी डैश जो है कहाँ पे बना है, सी पे ही बना है ना। देखिए यहाँ पे यह प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बना है, ठीक ना। प्रतिबिंब जो है वस्तु के वास्तविक है, यानी कि इधर ही दर्पण के इधर ही बना है। उल्टा है, देखिए वस्तु ऊपर है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बना, और वस्तु के बराबर है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए है कि स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा, प्रतिबिंब का बनना दिखाएं, ठीक ना। यानी कि हमको अवतल दर्पण में आभासी यानी कि काल्पनिक, यानी दर्पण से पार, दर्पण से पार होगा तभी ना काल्पनिक बनेगा। जैसे देखिए यहाँ से दर्पण से पार हो रहा है, वास्तविक बनता था यानी कि इधर ही प्रतिबिंब बन जाता था, तब उसको बोलते थे वास्तविक। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आभासी, ठीक ना। और आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, यानी कि काल्पनिक बने और कैसा बने, बड़ा बने। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताया, और अवतल दर्पण का उपयोग भी बताना है, ठीक ना। तो पहले चलिए देख लेते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये देखिए यहाँ से ये हो गया, ठीक ना। यहाँ पे हो गया पोल यानी कि ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग कहाँ पे, अगर हम लोग देखिए मान के चलिए फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में अगर हम लोग जब वस्तु को रखेंगे तब ये आभासी नहीं बनेगा। जब देखिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखे थे ना, यहाँ पे देखिए हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखे थे तो ये आभासी नहीं बना था, वास्तविक बना था, इधर ही कट गया था। हम लोग कहाँ पे रखे हैं वस्तु को कि हम लोग को क्या बने, आभासी प्रतिबिंब बने, ठीक ना, आभासी प्रतिबिंब बने। तो देखिए हम लोग को पोल और वक्रता, सॉरी पोल और फोकस के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में हम लोग को रखना पड़ेगा वस्तु, तब हमको क्या बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ले लिए वस्तु, यहाँ पे हम वस्तु ले लिए, तो यहाँ से एक गुजरेगा, ये यहाँ से गया, यहाँ से टकरा के फिर फोकस से होके लौट जाएगा। और दूसरा किरण कैसे गुजारेंगे, तो दूसरा किरण यहाँ हम लोग वक्रता केंद्र से लेंगे। तो वक्रता केंद्र से लिए तो ये देखिए ऐसे गया, अब यहाँ से टकरा के फिर वापस चल जाएगा। यानी कि ये देखिए ऐसे गया, ये देखिए ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से टकराया और ये यहाँ पे आ गया। तो अब जो देखिए ये है, ये देखिए ऐसे देखिए चलते जाएगा इधर इधर, और ये जो है उधर चलते जाएगा। यानी कि दोनों का भी आपस में मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे दूरी कम है ना, यहाँ पे देखिए दूरी कम है और इधर देखिए फैलते जा रहा है। यानी कि ये आपस में कभी मिलेगा, इधर प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं ना। जैसे इधर देखिए ये सभी में हम लोग देखे ना कि ये वाला जब टकरा के आया था, ये वाला टकरा के आया था, कट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो टकरा के देखिए आ रहा है, ये उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी कभी मिलने वाला ही नहीं है। तो इसको हम लोग पीछे मिला के देखेंगे कि पीछे कहाँ मिलेगा। तो दर्पण के पीछे जब इसको मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे मिलेगा। यानी कि हम लोग काल्पनिक, यानी कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पीछे कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। इसको पीछे हम लोग ऐसे करके डॉट डॉट से दर्शा दिए हैं और देखें कि यहाँ पे मिलेगा। तो ए डैश और बी डैश जो है यहाँ पे प्रतिबिंब दिखा रहा है, क्योंकि आगे तो कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि जितना दूरी ले इसको लेके जाएंगे ये फैलते जाएगा, तो आगे ही इधर ही ना बनेगा, इसके पीछे बनेगा। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, ए बी का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लिखा, वस्तु ए बी ध्रुव तथा फोकस के बीच है, देखिए है ना, ध्रुव तथा फोकस के बीच है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे आभासी सीधा, देखिए आभासी दर्पण के पीछे बना, यानी आभासी और काल्पनिक एक ही बात है। तथा आभासी सीधा, सीधा देखिए इधर ऊपर में वस्तु था तो इसका प्रतिबिंब भी बना ऊपर में ही, तो सीधा है ना, नीचे में बनता तो उल्टा हो जाता। तथा वस्तु से आवर्धित, आवर्धित करने का मतलब बड़ा है। देखिए वस्तु देखिए कितना छोटा है और प्रतिबिंब इसका कितना बड़ा बना है, ये समझ गए। चलते हैं अब इसका उपयोग देखिए। उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है, जो हम लोग दाढ़ी वगैरह से बनाते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि यदि 25 सेमी फोकस दूरी,
कि अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो, ठीक ना। कैसा प्रतिबिंब बनाना हो? सीधा, देखिए इसी तरह से, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाना है, इस तरह से सीधा, यानी ऊपर भी वस्तु और प्रतिबिंब भी उसका ऊपर ही रहे। सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए, ठीक ना। दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचिए। तो देखिए सीधा बोल रहा था, सीधा हम लोग तो जानते हैं कहाँ पे रखेंगे तो बनेगा। चलिए इसके अगले पेज पे चलते हैं। चलिए देखिए सीधा कब बनेगा? जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में लेंगे तब में ना, तभी ना बनेगा, क्योंकि अगर इधर लेंगे तब तो इधर ही आ जाएगा, उल्टा बन जाएगा वस्तु, प्रतिबिंब वस्तु का। लेकिन हम लोग जब फोकस और यहाँ पे ध्रुव के बीच में लेंगे तभी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक ना। चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मोबाइल हो गया डिस्चार्ज, तो यहाँ पे लाइट उसका ऑफ हो गया। चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे लेंगे? यहाँ इसके बीच में लेंगे। तो उसी तरह से, जिस तरह से अभी हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखे ना, उसी तरह से यहाँ से जब किरण गुजारेंगे तो यहाँ से टकरा के ये वापस लौट जाएगा, और यहाँ से गुजारेंगे तो ये यहाँ से टकरा के फिर इधर आ जाएगा। तो ये देखिए वैसे ही है, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो इसको हम पीछे मिलाएंगे तो पीछे मिलेगा यहाँ, तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखना होगा। जब हमको सीधा प्रतिबिंब अगर बनाना है तो कहाँ रखेंगे? इसी के बीच में रखेंगे तभी बनेगा सीधा प्रतिबिंब। अगर हम लोग इसके इधर में ले लिए ना तो कभी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा हमेशा। चूंकि दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है, इसलिए वस्तु का परास 0 से 25 सेमी होगा। यानी कि हम लोग कहाँ पे लेंगे? तो 0 से 25 के बीच में कहीं पे भी हम लोग ले लेंगे ना तो कहाँ क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, देखिए प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है तथा सीधा बन रहा है। देखिए सीधा, प्रतिबिंब ये वस्तु भी ऊपर और उसका प्रतिबिंब भी ऊपर, यानी सीधा है। आभासी, आभासी कहने का मतलब कि काल्पनिक बन रहा है, यानी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पीछे है, एवं वस्तु से बड़ा होगा, तो वस्तु से देखिए बड़ा भी है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा का। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करे कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। उत्तल दर्पण में हमसे पूछ रहा है, तो देखिए उत्तल दर्पण तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से होता है, ठीक ना। अब ये देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु दर्पण के पीछे रहता है, तो देखिए ये इधर देखिए रहेगा। अब यहाँ से ये देखिए ए और बी क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो यहाँ से एक हम लोग किरण गुजारेंगे, यहाँ से एक किरण गुजार रहे हैं तो ये टकरा के इधर लौट जाएगा, टकरा के क्या हो जाएगा? यहाँ से जब गुजारे तो टकरा के ये इधर लौट गया। अब दूसरा किरण गुजारेंगे यहाँ से इस तरह से, तो ये क्या होगा? यहाँ पे जब पड़ेगा तो इस तरह से, तो देखिए जा रहा है ये इस तरह से, देखिए गया और फिर वापस लौट जाएगा वहीं पे, फिर वहीं पे क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। अब इसको हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कहाँ पे आगे जाके कटता। तो देखिए इसको ऐसे सीधे लेके चलाएंगे, ये देखिए फोकस से यहाँ पे आएगा, फोकस पे यहाँ पे आएगा, ठीक ना। और ये यहाँ पे जाके वक्रता केंद्र पे आएगा। जब इसको हम लोग मिलाएंगे ना तो वक्रता केंद्र पे, तो ये हाँ ये दोनों देखिए जो पीछे आ रहा है ये कट कहाँ पे कर रहा है? तो दोनों यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। ये ए और बी वस्तु है और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिबिंब। क्योंकि देखिए आगे तो कभी मिलेगा ही नहीं। ये देखिए इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है ना, और ये जो है ये इधर समझ ही जाएगा। तो ये इधर जा रहा है और उधर जा रहा है, तो आगे तो ये कभी मिलने वाला ही नहीं है, नहीं ना। तो ये दर्पण के अंदर ही ना मिलेगा, दर्पण के अंदर में ही। तो कहाँ पे मिलेगा? ये दोनों जो जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि वस्तु ए बी उत्तल दर्पण के परे रखा हुआ, परे में से होता है पहले, इससे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश काल्पनिक सीधा तथा दर्पण के पीछे एवं वस्तु से छोटा बनता है। देखिए ये जो दर्पण है दर्पण से पीछे बन रहा है, तो यानी काल्पनिक होगा ना, क्योंकि देखिए इसको हम लोग अनुमान लगाए हैं कि इधर कटता। जब भी अनुमान लगाएंगे तो समझ जाइएगा काल्पनिक बन रहा है। सीधा बनेगा, देखिए वस्तु भी ऊपर और इसका प्रतिबिंब भी ऊपर, तो सीधा प्रतिबिंब बना है। तथा दर्पण के पीछे, ये देखिए दर्पण इधर है तो इसके पीछे बना, एवं वस्तु से छोटा, वस्तु देखिए कितना बड़ा है और दर्पण कितना, सॉरी वह प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, ठीक ना। तो ये 5वां भी आप लोग समझ गए। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन 6ठे नंबर पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं और अपने उत्तर का कारण दें, ठीक ना। पहला है कि कार का हेडलाइट, तो बी में है वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना,
सी में है सौर भट्टी, ठीक ना। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। पहला देखिए है कार के हेडलाइट, ठीक ना। तो इसका देखिए हो जाएगा, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो कार का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में होता है, जिससे परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज निकलती है, ठीक ना। तो कार के हेडलाइट में याद रखिएगा अवतल दर्पण का यूज होता है। अब चलिए दूसरा देखिए है, दूसरा क्या है कि वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए अभी हम लोग देखे थे ना, उत्तल दर्पण जो है कैसा बनाता है? सीधा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे ये क्या था? उत्तल दर्पण था ना। ये उत्तल दर्पण देखिए ऊपर गया, ये इसका देखिए ऊपर है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बना? ऊपर ही, यानी कि सीधा बनाना, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही साथ इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, मतलब ज़्यादा दूरी तक कैच करता है, यानी कि ये आईना छोटा रहता है, ठीक ना। जैसे हम लोग गाड़ी में जब देखते हैं तो उसमें तो लगा हुआ जो मिरर रहता है छोटा रहता है, लेकिन उसमें सभी का इमेज आ जाता है, यानी कि सभी का फोटो आ जाता है। जैसे पीछे से अगर बस आ रहा है तो पूरा बस वो आईना में दिखाई देता है। ये जो उत्तल दर्पण जो होता है ना, इसका विस्तृत जो है बहुत बड़ा है, ठीक ना। यानी कि बड़े बड़े चीज़ को ये छोटा करके दिखाता है हम लोग को, जिससे पीछे से एवं दूर से आ रही वाहनों का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। जिससे चालक सतर्क हो जाता है और दुर्घटना से बच जाता है, ठीक है। ये भी समझ गए। चलिए अब सी देखते हैं। सी में है सौर भट्टी। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आ रही समांतर किरण पुंज को परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित कर देती है, जिससे ऊष्मा की अधिक राशि प्राप्त होती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ये देखिए अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण ये देखिए अवतल दर्पण है। यहाँ पे ये पोल हो गया, यानी कि ध्रुव हो गया। यहाँ पे ये हो गया फोकस, और यहाँ पे हो गया ये सेंटर, ठीक ना। ये हो गया। अब इधर से देखिए किरण आ रही है, ठीक ना। कौन सा किरण? तो देखिए ये सूर्य से आ रही समांतर किरण पुंज, यानी कि समझिए सूर्य का ये प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ से ये टकराया तो ये आके यहाँ से फोकस से मिलेगा, ठीक ना, फोकस से गुजरेगा। और मान के चलिए कोई प्रकाश इधर से भी आ रहा है, यानी कि इधर से भी किरण गुजर रहा है, तो ये भी टकरा के यहीं पे जाएगा। यानी कि ये देख रहे हैं, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, दोनों जाके कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। तो प्रकाश ज़्यादा यहाँ पे ना आएगा? अरे प्रकाश ज़्यादा यहीं पे आएगा कि नहीं? क्योंकि दोनों का देखिए प्रकाश यहीं पे आके मिल रहा है, इसलिए जो है ना अवतल दर्पण का यूज होता है। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आ रही समांतर किरण पुंज को परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित करते हैं। यानी परावर्तन जब भी होता है ना, तो मुख्य फोकस पे देखिए आता है। मुख्य फोकस यहाँ पे फोकस पा रहा है ना, जिससे ऊष्मा की अधिक राशि प्राप्त होती है। जिससे ऊष्मा क्या होता है? बहुत ही अधिक हो जाता है, ठीक ना। तो समझ गए ये भी सी नंबर क्वेश्चन। तो आप आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।